हम्म आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आज हम आपको बताएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम के बारे में। ये लॉ कहता है अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, जिस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं हो रही है, एक आइसोलेटेड सिस्टम जिस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं हो रही है, ऐसी कंडीशन में उसका मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। इफ no external force going to be applied in an on an isolated system. In such a case a total momentum of a body remain conserved। ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहता है। इसे लिख लेते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। If no external force applied on a isolated system, on an isolated system, on an isolated system, then its total momentum remain conserved, remain conserved। सिंपल टर्म में हम कहना चाहें कि अगर किसी आइसोलेटेड सिस्टम पर कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है तो उसका जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। एंड another way, momentum of an isolated system can neither be created nor be destroyed, it remains constant। हाँ, momentum of an isolated system remain constant if external force acting on it is इक्वल टू जीरो, और एक्सटर्नल फोर्स जो उस पर एक्ट कर रही है वो जीरो के बराबर है। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेगा। मोमेंटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। नाउ इसको हम थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए हम m1 b1 m2 b2 बराबर m1 u1 प्लस m2 u2। इस फॉर्म में इसे लिखा जा सकता है। लीनियर मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर रिमेन सेम। अगर दो बॉडी आपस में कोलाइड हो रही हैं तो बिफोर कोलिजन टकराने से पहले एंड आफ्टर कोलिजन, इन बोथ कंडीशन इट गोइंग टू बी रिमेन सेम। ये दोनों कंडीशन में सेम रहता है। नाउ अब हम इसे देखेंगे किस तरीके से। अगर हमारे पास कोई फोर्स है F, वी आर गोइंग टू हैव फोर्स F1, तो ये हमारे पास बराबर होती है m1 v1 माइनस u1 इंटू टाइम t के बराबर। एंड F2 फोर्स जो है, अगर हम इसे वेक्टर की फॉर्म में लिखें तो
m1 ओके, m2 b2 वेक्टर एंड u2 वेक्टर टाइम t। नाउ अकॉर्डिंग थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है f1 वेक्टर इक्वल्स टू इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर ऑफ टू वेक्टर फोर्स 2 के बराबर होता है। तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आती है f1 और f2 की, जब हम वैल्यू रखते हैं तो क्या होता है देखते हैं, m v1 वेक्टर माइनस u1 वेक्टर इंटू टाइम t माइनस ओके माइनस m2 p2 माइनस u2 टाइम t वेक्टर वेक्टर। ये वैल्यू हमारे पास निकल के आती हैं। m का मल्टीप्लाई हम पूरे में कर देते हैं, वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई m1 एंड m2 इनसाइड इट। तो हमारे पास m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर अपॉन टाइम t, दैट बिकम इक्वल्स टू नेगेटिव m2 v2 वेक्टर प्लस m2 u2 नेगेटिव v2 वेक्टर और नेगेटिव पॉजिटिव में u2 वेक्टर अपॉन टाइम t। t से t कैंसिल हो गया और यहाँ ये 1 है, यहाँ u1 बन आएगा, u1 बन आएगा। तो बचता क्या है हमारे पास, m1 v1 वेक्टर प्लस m2 u1 वेक्टर, m1 u1 वेक्टर और वो कैसा है माइनस का, बराबर नेगेटिव m2 b2 वेक्टर प्लस m2 u2 वेक्टर। नाउ इसे इधर और इसे इधर, इसे हम इधर लेके आएंगे और इसे हम इधर लेके आएंगे, तो हमारे पास क्या वैल्यू बनती है, व्हाट वैल्यू वी आर गोइंग टू ऑब्टेन इज दिस m1 b1 वेक्टर प्लस m2 b2 वेक्टर इक्वल्स टू m1 u1 वेक्टर प्लस m2 u2 वेक्टर। थोड़ा रिप्लेस कर दें तो ऐसे लिख सकते हैं हम इसे m1 u1 वेक्टर प्लस m2 u2 वेक्टर बराबर m1 b1 वेक्टर प्लस m2 b2 वेक्टर। हाँ, मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम बिफोर कोलिजन and it is the momentum after collision, momentum after collision, collision के आफ्टर ये हमारा मोमेंटम रहता है। तो इट इज गोइंग टू बी सेम, मीन टू से इट इज गोइंग टू बी कंजर्व। तो ये हमारे पास कंजर्व रहता है, नोट डाउन। नाउ नेक्स्ट केस भी है, इसे ही हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। आज सोचें, फ्रॉम सेकंड लॉ, फ्रॉम सेकंड टाइम, फ्रॉम सेकंड लॉ, सेकंड लॉ से हमारे पास जो फोर्स होती है, फोर्स की वैल्यू जो होती है बराबर होती है डेल पी ए बी वेक्टर अपॉन डेल टी। ये हमारे पास ए बी फोर्स है, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। और हमारे पास एफ
बी ए वेक्टर जो है डेल पी बी ए वेक्टर अपॉन डेल टी, ये फोर्स है हमारे पास। नाउ ये दोनों वैल्यू हमें मिलती हैं फ्रॉम सेकंड लॉ। अब टी को हम दोनों का इधर लेके आते हैं, तो फोर या टी को भी नहीं लेके आते, इतना ही रहने देते हैं। नाउ वी हैव फ्रॉम थर्ड लॉ, फ्रॉम थर्ड लॉ, थर्ड लॉ हमें पता है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट एक्शन, हर एक एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट एक्शन होता है। तो हमारे पास एफ वेक्टर ए बी जो है माइनस का एफ बी ए वेक्टर के बराबर वैल्यू आती है। अब हम यहाँ देखते हैं हमारे पास ये वैल्यूज हैं, और हम आपको बता दें डेल पी वेक्टर ए बी जो होता है बराबर होता है पी वेक्टर बी माइनस पी वेक्टर ए, एंड डेल पी बी ए वेक्टर की वैल्यू हमारे पास रहती है पी ए वेक्टर माइनस पी बी वेक्टर के बराबर वैल्यू हमारे पास रहती है। तो अब हम यहाँ पे जैसे सॉल्व करते हैं, तो ए बी की वैल्यू हमारे पास है डेल पी वेक्टर ए बी डेल टी बराबर नेगेटिव डेल पी वेक्टर बी ए डेल टी। डेल टी से डेल टी को हम एलिमिनेट कर देते हैं, तो डेल पी वेक्टर ए बी इक्वल्स टू डेल पी वेक्टर बी ए। हम इसे डैश डैश से नोट कर देते हैं पी डैश बी को, और इस मोमेंटम को हम थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए इसे नोट कर देंगे। तो हमारे पास क्या वैल्यू बनती है पी वेक्टर बी प्लस पी वेक्टर बी माइनस पी वेक्टर ए इक्वल टू माइनस पी ए वेक्टर डैश माइनस पी वेक्टर डैश बी के बराबर। नाउ अब हमारे पास क्या वैल्यू आती है, जब इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू बनती है पी वेक्टर ए प्लस पी वेक्टर ए डैश इक्वल्स टू पी वेक्टर बी एंड पी वेक्टर ए प्लस पी वेक्टर बी के फॉर्म में हमारे पास वैल्यू आती है। नोट डाउन। तो इस तरीके से हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन प्रूव होता है। नाउ अब हम ये देखेंगे कि हमारा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम है वो गन की कंडीशन में किस तरीके से वर्क करता है इन केस ऑफ गन। गन के केस में हम एग्जांपल लेते हैं इसका। इन केस ऑफ गन हम देखते हैं एक गन थी हमारे पास, वी हैव दैट गन। इनिशियल मोमेंटम जो था इसका जीरो था, मोमेंटम था जीरो था, और इसमें से बुलेट फायर हुई, उसका M1 B1 हमारे पास मिला, एंड दूसरा जैसे जर्क लगा वो M2 B2 के राउट हुआ। तो टोटल मोमेंटम कितना हुआ इसका, टोटल मोमेंटम
जो है जीरो क्या रहेगा इनिशियल कंडीशन में टोटल मोमेंटम जीरो क्या रहेगा। एंड जब मोशन में आई तो ऐसी कंडीशन में इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम जो फाइनल मोमेंटम आएगा वो m1 v1 प्लस m2 v2 के बराबर आएगा। और अगर कोई नो एक्सटर्नल फोर्स इज गोइंग टू बी अप्लाइड, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर जीरो होगा, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम जीरो के बराबर है, तो हमारा मोमेंटम इसके बराबर हो जाएगा। सो m1 v1 की वैल्यू माइनस m2 v2 क्या हो जाएगी। तो वेलोसिटी अगर हम किसी निकालना चाहते हैं, वेलोसिटी ऑफ बुलेट निकालना चाहते हैं या किसी की वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, तो v1 इक्वल्स टू m2 v2 अपॉन m1 नेगेटिव में करके हम वैल्यू फिट आउट कर सकते हैं कि बुलेट की वैल्यू कितनी निकल करके आ रही है। इन अ सिमिलर मैनर हम ये काम रॉकेट के लिए कर सकते हैं। रॉकेट की कंडीशन में भी इनिशियल कंडीशन जीरो होती है और मोमेंटम इंक्रीज एंड डिक्रीज होता है, तो उसकी कंडीशन में हमें यही वैल्यू ऑब्टेन होगी। नाउ हमने जाना मोमेंटम के बारे में। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मोमेंटम एंड गन एंड रॉकेट की एप्लीकेशन के बारे में हमने आपको बताया। इसके बाद आज हम थोड़ा सा एक टॉपिक और लेते हैं इसके अंदर कि जो सेकंड लॉ है इट इज गोइंग टू द रियल लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ है असल में वही रियल लॉ ऑफ मोशन है। सेकंड लॉ is the real law of motion। जो सेकंड लॉ है उसी के अंदर हमारे के सारे मतलब फर्स्ट और थर्ड लॉ आ जाते हैं। सेकंड लॉ के अंदर ही हमारे फर्स्ट एंड थर्ड लॉ आ जाते हैं। तो पहले हम देखेंगे किस तरीके से फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, किस तरीके से हमारा फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ के अंदर आता है। फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ हमारे से क्या कहता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में तो मोशन में रहेगा, स्ट्रेट लाइन में करता रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं होती। और सेकंड लॉ हमसे क्या कहता है, F इक्वल्स टू एम ए। नाउ जैसा कि हम जानते हैं कि जब बॉडी रेस्ट में होती है या यूनिफॉर्म मोशन में होती है, तो इन दोनों कंडीशन में एक्सेलरेशन जीरो क्या होता है, एक्सेलरेशन जीरो के इक्विवेलेंट रहता है। इन दोनों कंडीशन में एक्सेलरेशन जीरो के बराबर रहता है, मतलब है कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है। तो फर्स्ट लॉ की कंडीशन में जब रेस्ट में हो यूनिफॉर्म मोशन में हो, दोनों कंडीशन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है। और जब कोई बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है तो उसके पास जो फोर्स होगी वो भी जीरो के बराबर रहेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, क्योंकि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो ही नहीं रही है। एज इट इज नॉट गोइंग टू एक्सपीरियंस एनी एक्सटर्नल फोर्स, उसे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्सपीरियंस करने को नहीं मिल रही है। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ के अंदर ही आ गया, क्योंकि उसकी मदद से हमने समझा दिया इसको। नाउ थर्ड लॉ। थर्ड लॉ इन सेकंड लॉ। थर्ड लॉ एंड सेकंड लॉ। तो थर्ड लॉ कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है फोर्स का वो डेल पी ए बी अपॉन डेल टी के बराबर है। इसके बराबर हमारे पास वैल्यू आती है फोर्स की। तो हमारे पास जो वैल्यू आई इसे हम यहाँ लिखेंगे डेल पी
ए बी जो फोर्स इंटू डेल टी के बराबर F1 के बराबर हमारे पास वैल्यू निकल के आती है। नाउ एफ ए बी या एफ ए बी कह सकते हैं हम, एफ ए बी वेक्टर। नाउ एफ बी ए वेक्टर डेल पी ए बी वेक्टर। नाउ डेल टी, तो डेल पी ए बी वेक्टर इक्वल टू एफ ए बी ओके डैश लेते हैं इसे, डैश डेल टी, ये बराबर हमारे पास वैल्यू बनती है। नाउ एडिंग बोथ द क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन को ऐड कर दिया हमने, तो डेल पी ए बी प्लस डेल पी डैश ए बी की जो वैल्यू है बराबर हो जाती है एफ ए बी डेल टी प्लस एफ ए बी डैश डेल टी के बराबर। नाउ जो इनिशियल कंडीशन में जो टोटल मोमेंटम था वो 0 के बराबर होगा, तो ये सारी वैल्यू जो है हमारी 0 के बराबर हो जाती है। तो हमारे पास क्या बचता है, एफ ए बी डॉट डेल टी प्लस एफ डैश ए बी डेल टी बराबर 0। डेल टी को हमने दोनों में से हटा दिया, अलग कर दिया, तो हमारे पास वैल्यू बचती है एफ ए बी प्लस एफ डैश ए बी बराबर 0, और इसे यहाँ से यहाँ ले गए तो वैल्यू बन जाती है एफ ए बी इक्वल टू नेगेटिव एफ डैश ए बी डेट इज इक्वल एंड अपोजिट। जो फोर्स निकल के आ रही है वो इक्वल एंड अपोजिट है। तो इस तरीके से जो हमारा थर्ड लॉ है वो भी सेकंड लॉ के अंदर ही आता है, क्योंकि हमें इक्वल एंड अपोजिट फोर्स देखने को मिल रही है। तो इस प्रकार से हमारे सेकंड लॉ के अंदर ही फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ दोनों कंबाइन होते हैं। नोट डाउन।